अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर चल रहा है हमारा और आपका, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं पढ़ाई छोड़ दी क्या किए। मुझे तो पता लगता है आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो वीडियो। तो आजकल तुम लोगों ने वीडियो छोड़ा हुआ है, सही है जी। तो क्यों छोड़ा हुआ है पता नहीं, पेपर्स आ रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे हो। आपके कमेंट्स आने चाहिए, आपकी चीज़ें बतानी चाहिए आप लोगों को कि सर ये चीज़ें कराएं ये कराएं, लेकिन बिल्कुल चुपचाप हो। रमज़ान में पता है रोज़े ज़्यादा लग गए हैं। रोज़े ज़्यादा मतलब आपको रोज़े लग रहे हैं शायद, इस वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने वही फार्मूला बताया था भाई, रोज़े में ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हो अगर आप एक जगह बैठ जाओ। तो पता नहीं घर में इफ्तारी बनानी होगी आप लोगों को। तो चलिए क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वाला टॉपिक पढ़ते हैं। लेकिन इधर बहुत हमें थोड़ी सी डिटेल में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। लेकिन कुछ फार्मूले दिए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को लेके, उन फार्मूलों का वजूद पता होना चाहिए कि ये फार्मूले कहाँ से आए हैं। तो अब यहाँ पे आप 3 तरह के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखेंगे। इसमें सबसे पहले वो दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हो, उससे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसे बनता है वो तो वो बना के दिखा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन साथ में फार्मूला भी दे रहा है। तो फार्मूले का क्या कि फार्मूला कैसे प्रूफ करें हम, हमें फार्मूले का प्रूफ भी आ जाना चाहिए, और इसीलिए मैं फार्मूले का प्रूफ भी आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसके बाद जो सोलेनॉइड है उसके लिए भी उन्होंने फार्मूले दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ का भी फार्मूला क्या है, प्रूफ पता लग जाना चाहिए आपको। कि प्रूफ पता इसलिए हो जाए ताकि डिटेल में पढ़ें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर हम इसके ऊपर एमडीकेट बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इतनी डिटेल में वहाँ ना जाएं, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन कराएं। उस वक्त जिस किसी को चाहिए हो तो वो इन्हीं डिटेल वीडियोस को देखेगा जिसकी बेसिक नहीं है। तो यहाँ हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। तो यहाँ फार्मूला आपके लिए इसके लिए दिया हुआ होगा या दिखाई पड़ रहा होगा आपको भी। तो वो फार्मूला है म्यू आई बाई 2 पाई आर। लेकिन ये फार्मूला आपके उसमें दिया हुआ है बुक में। ये कैसे आया इसकी बेस नहीं की उसने, कहाँ से आया उसकी बात नहीं की उसने। तो इसलिए हम इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज पता हो जाना चाहिए। यूँ तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, करंट के और ये 3 चीज़ों के डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए फार्मूले का। तो इसके लिए आपने ज़रा एक पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली होगी आप लोगों ने। जैसे सर हमने पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ी है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा था ये वाला, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्र। ये सर पढ़ा था। इसी को कैसे लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्र। ये सर ये भी पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब ये फार्मूला तभी एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। दूसरी तरफ अगर बहुत सारे चार्जेस हों उनके लिए मुश्किल रहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जाए। अगर ज़्यादा चार्जेस पड़े हों तो उनके लिए अगर फोर्स निकालनी हो तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते थे। अगर किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर देखा है, यहाँ हमने पढ़ाया था, तो वो उनके लिए इजी लगेगा, क्योंकि हमने कहा था कि बहुत सारे चार्जेस हों, उन चार्जेस की वजह से एक किसी चार्ज पे फोर्स लगती है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते थे। हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी आएंगे, सही इतना वो नहीं है। तो उधर से हम ज़रा सरसरी बातें करेंगे, थोड़ी बहुत लिखेंगे, तो वो आपको यहाँ के लिए मदद करेगी। फिजिक्स में यही तो चलता है, चीज़ें सिमेट्रिकल चलती है, एक वे में चलती है, उसका अपोजिट इधर होता है, इसका अपोजिट इधर होता है। तो ये फिजिक्स पढ़ने में आसानी पैदा करती है। तो वही चीज़ हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से। तो बात समझने की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ओनली फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज, या एक सिंगल चार्ज के लिए अगर ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए हों किसी जगह पे। ज़्यादा चार्जेस, मेरा कहने का मतलब है, मान के चलो यहाँ 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, -2 माइक्रो कूलम चार्ज है, फिर 5 माइक्रो कूलम चार्ज है। इन चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी रीजन में, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगी। तो ये कैलकुलेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये कैलकुलेट कर पाना नहीं हो सकता। तो इसके लिए आता है गाउस लॉ। गाउस लॉ वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, सेकेंड ईयर में शायद दे दें आप लोगों को, वहाँ पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक उसका हिंट बता देता हूँ। गाउस लॉ तब लगता है जब बहुत सारे चार्जेस हो, उन चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे क्या होगी, उन चार्जेस, सब चार्जेस की क्या होगी, फील्ड होगी सब चार्जेस के पास, यस सर होगी। लेकिन इन सब चार्जेस की वजह से किसी एक जगह पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो सकती है, ये हमें ये फार्मूला नहीं बताता। इसके लिए गाउस लॉ आया था।
लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, सेकंड ईयर में शायद पढ़ लो आप लोग। तो गाउस लॉ जो है वो बताता है कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद देता है। वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आप आगे पढ़ोगे इस टॉपिक में भी, इसी चैप्टर में। एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी एरिया में से पास करते हुए जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी जगह से जाती है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, दैट मीन कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बनेंगी भाई, फील्ड लाइंस की बनेंगी तो इन फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। समझ चुके हो ये बात, इतनी समझ आई। वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाई ई से लिखते हैं। तो इस गाउस ने कहा था, अब हम स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे या मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करने वाले हैं, जस्ट फार्मूले को समझेंगे और उस फार्मूले का मतलब क्या है ये चीज़ हम समझने वाले हैं। उस मतलब को लेके हम यहाँ इसमें ये फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। थोड़ी डिटेलिंग चलेगी लेकिन आपके लिए मज़ेदार आएगा। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इन सब इलेक्ट्रिक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इन सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इन सब चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है? गाउस ने कहा था वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों क्यू इनक्लोज, यानी कि क्यू इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब है जितना चार्ज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। मान ली यहाँ बाहर चार्ज तो है लेकिन ये हमारा काम का नहीं है। ये जो मैंने लाइन लगाई है बच्चों इसको कहते हैं गाउसियन सरफेस। तो गाउस ने कहा था जी अगर आपको कहीं पे बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो उन्हीं चार्जेस के गिर्द एक एरिया आप ले लो, उसको कहते हैं गाउसियन सरफेस ले। ये कोई सरफेस लिया हमने, उस सरफेस, ये सरफेस होता नहीं है, इमेजिनरी सरफेस होता है। उस सरफेस पे, उस सरफेस के पॉइंट पे यानी कि किनारों पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो वो आपका क्या होता है, बेसिकली टोटल फ्लक्स होता है, यानी कि टोटल फील्ड बनती है जो इन सब चार्जेस की वजह से बनेगी, वो मालूम पड़ेगी। तो इसने कहा था कि अगर इस सरफेस पे चेक करना चाहते हो, इस जगह पे जिधर आपको, ध्यान से, जिधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा सर यहाँ बता दो, मैंने कहा यहाँ पे बता दो, यहाँ पे बता दो। मैंने इन पॉइंट्स का मेंशन किया है, इन जगहों पे आपने बतानी है। तो जिस पॉइंट का मेंशन क्या रहे, जिस पॉइंट का मेंशन क्या रहे कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो, तो आप उन पॉइंट से गुजरता हुआ एक सरफेस बनाओगे, उन पॉइंट से पास करते हुए एक सरफेस बनाओगे। तो जैसे ये सरफेस है कहाँ से जा रहा है, इन पॉइंट से पास करता हुआ जा रहा है। तो बनाना ऐसा है, समझ चुके हैं। अब ये सरफेस के ऊपर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे लिमिटेशंस हैं इसकी, कि ये सरफेस कैसा होना चाहिए, ये बात भी इसके लिए मेंशन है। तो इसने कहा था इन पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कब, कैसे मिलेगा? आप इस गाउसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस पड़े हुए हैं उन सब को क्या करो, डिवाइड करो। इन सब चार्जेस को क्यू इनक्लोज बोला जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? क्यू इनक्लोज। मतलब जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर जितने चार्जेस हैं इनको क्या कहेंगे? क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे तो वाकिफ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। ये गाउस ने दिया था, इसका प्रूफ भी है लेकिन हम नहीं करने वाले। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों होता है ई ए होता है, ये ई डॉट ए होता है। यहाँ पे हमने सब कुछ सिंपल माना हुआ है। ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए होता है। अब या ई ए कास थीटा लगा सकते हो। अब यहाँ पे कास थीटा में 0 लिखूंगा। क्यू इनक्लोज यहाँ पे कितने हैं? क्यू इनक्लोज होगा, ये चार्जेस रखने हैं आपने, क्यू इनक्लोज करना है डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस भी लगानी है इसके लिए। कंडीशंस क्या होंगी बच्चों, देख लें। कंडीशन हमने ये रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक एरिया है गाउसियन सरफेस का, एरिया है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। एरिया क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल समझते हो? यानी कि एक प्रॉपर शेप होनी चाहिए। जैसे एक या तो स्फेरिकल हो, अब मैंने ऐसे बना दिया तो बाद में बता रहा हूँ, पहले मैंने सिमेट्रिकल नहीं बनाया था, कोई ऐसा रैंडम एरिया लिया था। रैंडम लो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड का शिकार हो जाते हो। तो आपने क्या करना है, सिमेट्रिकल एरिया लेना होता है। या तो स्फेयर ले लो, या तो क्यूब जैसा ले लो, या तो सिलेंड्रिकल ले लो। ये ऐसे एरिया होते हैं। क्यूब कैसा होता है यार, ये देख लो, ये क्यूबिकल होता है, समझ चुके हो। या सरफेस ऐसा लेते हैं, या सिलेंड्रिकल, ये ऐसे होता है। ये बहुत सारे होते हैं लेकिन आपका काम का नहीं। कंडीशन ये कह रही है कि ये जो एंगल है ई और ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी और एरिया भी होगा ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होना चाहिए ए के।
पैरेलल होने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? फ़ायदा ये होगा cos थीटा 0 होगा और इससे 1 आएगा, वरना पैरेलल ना हो तो एंगल भी कैलकुलेट करते रहोगे। हर जगह पे इस सरफेस के हर पॉइंट पे एरिया और ये पैरेलल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ई जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तब भी मसला है कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 0 हो गया तो तब आप कह सकते हो ये ई ए cos 0 1 कर दिया बच्चों, क्यू इनक्लोज आएगा डिवाइडेड बाय क्या कर देते हो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ई यहाँ से निकाल दो, क्यू इनक्लोज क्या कर सकते हो, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एरिया आ गया। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बहुत सारे चार्जेस की वजह से। अब इसी का ही अपोजिट एक और लॉ आया है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर होता है, उस लॉ को कहते हैं एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ से हम किसी भी वायर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। जहाँ चार्जेस क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। वायर्स क्या बनाती है, वायर के अंदर जब करंट ही चार्ज ही मूव कर रहे होते हैं ना, जब वायर के अंदर करंट मूव करेगा चार्ज मूव करेगा तो वो क्या बनाएंगे, बोलो जी। वायर के अंदर करंट मूव करेगा चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएंगे, बोलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, जैसे हम पीछे बातें कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ये सब कुछ क्या हुआ है हमने बात की हुई। तो यहाँ पे मैंने कहा कि एम्पियर लॉ की इंपॉर्टेंस देखो, एम्पियर लॉ। अब यहाँ पे फिर से इसकी स्टेटमेंट डेरिवेशन हम इतनी नहीं करेंगे, सिंपल अपने समझने की हद तक करेंगे ताकि आपको समझ आए। ये लॉ जो है ना बच्चों, मैंने नोट्स इसके दिए हुए आप लोगों को दूंगा। अच्छा, यूज टू कैलकुलेट, किस लिए, यूज टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स, यानी जो करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है क्या चीज़, एम्पियर लॉ होता है। सर समझ तो आ गई। और जैसे बिकॉज करंट कैरिंग वायर क्या करती है बच्चों, बिकॉज जो करंट कैरिंग वायर्स है वो क्रिएट करती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ये बात भी आप जान चुके हो, क्रिएट करती कि नहीं करती, करती है सर। अब आ जाओ एम्पियर लॉ को समझते हैं। अब एम्पियर लॉ को समझना थोड़ा सा हम उसमें गहराई में जाके समझेंगे, फिर आगे चीज़ें आपको समझ आएगी ये वाली जो बातें। इसलिए ये कहा था एम्पियर ने, जिस तरह गास ने कहा था कि बहुत सारे चार्जेस किसी सरफेस के अंदर पड़े हों, तो उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक प्लेन, एक सरफेस बना दो, और उस सरफेस को इसने गाशियन सरफेस कहा था। तो आप उस जगह पे कैलकुलेट करो तो आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फार्मूला भी मैंने बता दिया। तो सेम यही चीज़ गास ने भी, एम्पियर ने भी कहा, एम्पियर ने भी कही थी कि अगर बहुत सारे करंट है किसी जगह पे, मान ले I1 करंट है, अब ये डॉट लिख रहा हूँ तो मतलब बाहर की तरफ है, दूसरा जो I2 करंट है मैं क्रॉस लिख रहा हूँ तो मतलब अंदर की तरफ है, I3 करंट है मैं अगर डॉट लिखता हूँ बाहर की तरफ है। इसी तरह एक I4 करंट है जो कि बाहर है, बाहर कहाँ है, बाहर की तरफ है, बाहर एक I4 है, एक I5 करंट है जो कि मान ले अंदर की तरफ है। मैंने ये नहीं कहा ये बाहर वाले चार्जेस का कोई, जैसे वहाँ पे वो बाहर चार्ज हो ना गाशियन सरफेस से, उससे कोई लेना देना नहीं होता था। इसी तरह यहाँ पे जो चार्ज, जो करंट बाहर होगा उससे हम नहीं लेना देना करेंगे। मैंने कहा मुझे इन तीनों करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या कैलकुलेट करके दो, मैग्नेटिक फील्ड, मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके दो। तो आप बोलेंगे सर कैसे, तो कहाँ पे कैलकुलेट करनी है ये पूछोगे। मैं कहा पॉइंट पी पे करो। तो आप इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ एक क्या बनाओगे, एक गाशियन सरफेस ना, एम्पीरियन लूप। वहाँ पे सरफेस होती थी, यहाँ पे लूप होती है। लूप मतलब एक लाइन, तो मतलब इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन बना दोगे आप, तो वो लाइन ये है। तो इस लाइन को क्या कहते हैं बच्चों, ये याद रखें। अब ये बाहर वाले नहीं आएंगे, मैंने सिर्फ इन तीनों का बोला है। अगर मैं सबका बोलता तो सबसे गुजरता हुआ एक लूप बनाते, इसको एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप बोलते हैं। और ये क्लोज लूप होता है बच्चों। कैसा लूप होता है, क्लोज लूप होता है, यहीं क्योंकि बंद होता है पूरा सर्कल में। एम्पीरियन लूप ये बहुत मदद देगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो। आपने कहा सर इधर तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारी होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से, इसकी तीनों की वजह से, कैसे करें हम। मैंने कहा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मान के चलो ये B1 है। आपने कहा ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे आपने वहाँ पे एरिया लेते थे, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते वक्त EA करते थे, एंगल आप लेते थे किसके बीच में, E और A के बीच में। आपने, मैंने कहा था E और A के बीच में एंगल cos 0 होना चाहिए। cos 0 कब होता है, जब E पैरेलल हो A के, E और A एक ही डायरेक्शन में हो, तो तब हो सकता है। जैसे मान के चलो आप सिलेंड्रिकल है,
इस जगह पे मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया भी उधर है, तो इसका मतलब है एंगल कितना है, 0 है, तो पैरेलल बनेगी इस तरफ। अगर इस सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज पड़े हुए हैं तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल होने चाहिए, ये कंडीशन। अगर पैरेलल ना हो तो वहाँ पे फ्लक्स बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन हम आगे जाके बताएंगे। अब ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, लेकिन सादा केस में मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए। अब मैंने कहा इधर का जो एरिया लेंथ है, अब यहाँ एरिया लेते थे, यहाँ पे लेंथ लेते हैं, डेल L1 होता है और इनके बीच में एंगल θ1 है। फिर इसी तरह मैंने इस पॉइंट पे पूछा तो मैंने कहा इधर B2 है, आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं निकाल सकते आप, तो इसका लेंथ क्या होगी यहाँ से यहाँ तक, लेंथ एलिमेंट, मैंने कहा छोटे से लेंथ एलिमेंट में क्या होगी, वो आप निकालोगे θ2 करके। इसी तरह आप हर पॉइंट का बताते रहोगे तो टोटल जो डॉट प्रोडक्ट मैं कहूँ, अगर पूछूं आपसे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट का, इसको लेंथ एलिमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लेंथ एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं, लेंथ एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एलिमेंट है ये। तो इस तरह आप बहुत सारे डाट करते रहोगे, बहुत सारे बी और एल का डाट करोगे, ये आगे होगा, ये पहले आपने क्या किया है, B1 डाट प्रोडक्ट करना है, डेल L1 होगा। अगले में मैं पूछूं तो क्या करोगे, B2 डाट डेल L2 होगा। फिर अगले में क्या करोगे, इससे आगे क्या होगा, B3 डाट डेल L3, B3 डाट डेल L3, आगे चलते जाओगे, आखिर में BN डाट LN ये होगा। अब बोलेंगे सर यहाँ कुछ भी पता नहीं, आप डॉट प्रोडक्ट करवा के रह गए, लेकिन ये सब के सब इनके बीच में एंगल, यहाँ पहले में θ1 है, यहाँ पे θ2 है, यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, आपको लग रहा होगा। लेकिन ये इस तरह कैलकुलेट तब करना पड़ता है जब ये जो लूप है ये सिमेट्रिकल ना हो। अब यहाँ पे भी कंडीशन है, हर जगह से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एम्पियर लॉ के अपने डिसएडवांटेजेस है। इसकी जो कंडीशंस है बच्चों याद रखो, कंडीशंस जब मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख देते हैं, कंडीशंस क्या होंगी इसके लिए वो देख लें। कंडीशन इसके लिए ये रखी हुई है कि उसी तरह है कि एंगल यानी कि बी और एल, बी पैरेलल होना चाहिए एल के, अगर ऐसा से क्या होगा, बी डबल लाइन का मतलब है पैरेलल होना चाहिए एल से एस, इसका क्या मतलब है, पैरेलल होगा तो जो थीटा है वो 0 होगा, तो यानी कि इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो उसका आंसर 1 आना है। कैसे, जैसे B1 डेल L1 cos θ1 था, सब एंगल 0 हो, B2 डेल L2 cos θ2 होगा। इसी तरह आगे चलते जाएंगे, BN डेल LN cos θn, मैंने ये कहा सब एंगल 0 है, θ1 θ2 θ3 अप टू θn सब के सब 0 है, तो इससे क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। समझ चुके हो। अब ये कंडीशन हम लगाते होते हैं, ये पहली कंडीशन है बच्चों। दूसरी कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, बी कांस्टेंट होना चाहिए। अब बी की वैल्यू भी चेंज होगी तो फिर मसला होगा। ये दो कंडीशंस लगा के ये केस सिंप्लीफाई होती है, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन में चली जाती है मैथ के अंदर। तो हम सिंपल रखने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब इस सब का हमने जो लेंथ एलिमेंट है इन सब को सम किया है, तो सोचो सब को सम किस तरह लिखते हैं मैथ में, और इस सब का ये तो मैथमेटिकल तो ये हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ये सब कुछ इक्वल आया था बच्चों, ये सब कुछ इक्वल आया था म्यू नॉट आई इनक्लोज के। इनक्लोज का मतलब क्या है, म्यू नॉट क्या है, आई इनक्लोज क्या है। म्यू नॉट का मतलब ये है कि बच्चों परमेबिलिटी है, ये मैं बताऊंगा क्या होती है, ठीक है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कह सकते हो, जिस तरह परमिटिविटी होती है जो कि दो क्या करती है, दो चार्जेस के बीच की फोर्स को अफेक्ट करती है, तो यहाँ पे परमेबिलिटी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इसका काम वही है जो वहाँ पे है। ठीक हो गया, अब समझ लो, ये है म्यू नॉट, ये आई इनक्लोज है, आई समझ जहाँ तक। अब मैंने इन सबको क्या कर देना है, सम कर देना है, इन सबको क्या कर देना है, सम कर देना है। बोर तो नहीं हो रहा, उस तरफ आ रहे हैं, सही है उस तरफ आ रहे हैं, इन सबको सम करना है। तो सम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से n तक, बी आई लिखेंगे फिलहाल के लिए, डेल एल आई और cos थीटा आई। अब हमने थीटा आई का मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है कि बी आई का मतलब ये होगा बच्चों कि मेरा पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी वाली मैग्नेटिक फील्ड, तीसरी वाली मैग्नेटिक, n तक जाएं। अब बी को मैंने कांस्टेंट रखा है, मतलब सेम रखा है, तो B1 B2 B3 अप टू BN, ये सब के सब क्या है,
बी के बराबर है। ये सब के सब बी का मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है मैं बी को बाहर निकाल सकता हूँ, बी सेम है। और यहाँ कास्ट 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने कहा था पहला एंगल यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का सब 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि बी और डेल एल आपस में पैरेलल हैं, एक ही तरफ है, यहाँ एक तरफ, यहाँ एक तरफ, यहाँ एक तरफ। सिमेट्रिकल में होता है ऐसा, जब सिमेट्रिकल शेप होगी, ठीक है, उसमें होगा एक खास तरह इंपीरियल लूप होगी, तो तब होगा ये। अब मैं बाहर बी निकाल सकता हूँ, ये सब किसकी इक्वल है? उसी के म्यू नॉट आई इनसाइड के। अब ये यहाँ ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हम, ठीक है सर फिर भी कितने गए हो काफ़ी डिटेल में। आई इनसाइड और इनक्लोज का मतलब एक ही है, मतलब आई इनक्लोज का मतलब या इनसाइड का मतलब है कि इस एम्पीरियन लूप के अंदर के करंट की बात हो रही है, एम्पीरियन लूप्स के अंदर के करंट की बात हो रही है। तो अंदर के करंट्स हम ही लेंगे, बाहर वाले करंट नहीं ले रहे। अब देख लो, अब यहाँ से बी मैंने कहा था बाहर ले लो, तो ले लिया सर। आई 1 से लेके n तक यहाँ पे डेल एल आई होगा। अब आई का कुछ करना है, यहाँ से 1 आएगा, काश 0 किसके इक्वल होता है? 1 होता है, आपको पता है, क्योंकि 0 क्यों रखा? सब 0 है, पैरेलल है सब। तो ये बन रहा है बच्चों आई इनसाइड रह के, बस पहुँच गए थोड़े से। अब देख लें, ये जो डेल एल है, सब लेंथ एलिमेंट का सम करो। ये टुकड़ा, यहाँ से टुकड़ा, यहाँ से टुकड़ा, यहाँ से टुकड़ा, यहाँ से जितने भी टुकड़े हैं सबको टुकड़ों को सम करो, तो पूरा ये सर्कल है, एरिया नहीं है। मैं बता रहा हूँ एम्पीरियन लूप का मतलब ये कि ये लाइन है, सर्कल है कह सकते हो, और इसका इसकी लंबाई देखनी है आपने, यहाँ पे इसका एरिया नहीं देखना है। गास लॉ के अंदर एरिया देखना होता है, इसकी लेंथ लंबाई कितनी होगी, सर्कल की बाउंड्री जितनी होगी, जो कि कितना होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस जितनी होगी। तो इसलिए मैं यहाँ ये बात लिख सकता हूँ, थीटा आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक डेल एल आई को मैं 2 पाई आर के इक्वल ले सकता हूँ। ये अब आ गए, देखो इस तरफ आ रहे हैं, बने रहो, इस तरफ आ रहे हैं, जो बात ये है वो हम प्रूफ कर रहे हैं, सही है। अब यहाँ पे ये चीज़ मैं पुट कर रहा हूँ बच्चों, इधर आ जाए, इस जगह पे पुट कर रहा हूँ, इधर आ जाए, इधर आ जाए। बी आगे लिख सकता हूँ 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड है। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आई इनसाइड का क्या रूल है। आई इनसाइड का मतलब है कि इसके अंदर के करंट। अब ये हम कैसे चलें, पहले मैं इसको इधर डिवाइड करके बी को अलग करता हूँ, तो आप बोलेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, यस सर, डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। देखो वो फार्मूला तो आ गया, लेकिन उस फार्मूले में एक ही तार बनी हुई होगी। जहाँ पे आई इनसाइड में हमने करंट कितने हैं, 3 करंट अंदर है। तो याद रखें, ये जो हम गए हैं किस तरफ गए हैं, क्लॉकवाइज। अब मैं ऐसे गया था ना लूप को, अगर लूप मान ले, इफ लूप इज क्लॉकवाइज, अगर लूप कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, लूप कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों। अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज हो ऐसे, तो ये एक कन्वेंशन है, इसको आपने याद रखना है। कहीं पे भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, कहीं पे पूछ सकते हैं, फ्यूचर में अगर डिटेल लेक्चर होगी तो वहां पे भी हम ये बात करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये लूप क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो आउटवर्ड करंट है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में जो आउटवर्ड करंट होंगे, आउटवर्ड करंट को आप पॉजिटिव लेते हैं, इनवर्ड करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव, ये याद रखें। अगर लूप क्लॉकवाइज ले लेते, आपकी मर्जी थी, लूप अगर ऐसे लेते, जैसे मैंने कहा इस तरह ले लेते, तो अगर इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, लूप अगर क्लॉकवाइज है, सी डब्ल्यू का मतलब क्या हो, क्लॉकवाइज, तो उस वक्त आउटवर्ड करंट को, इनवर्ड करंट को पॉजिटिव लेते, इनवर्ड को क्या लेते होते हैं, पॉजिटिव, और आउटवर्ड को क्या लेते हैं, बोलो जी, नेगेटिव लेते हैं। सही, ये एक तरीका है, क्योंकि देखो जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेते तो ऐसे आएगा ना, बाहर का करंट राइट हैंड रूल के मुताबिक आ रहा है, ऐसे घुमाते हैं तो ये राइट हैंड रूल के मुताबिक बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है जो राइट हैंड रूल के मुताबिक होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो राइट हैंड रूल लगाओ इस तरह, हाँ ऐसे लगाओ लूप के क्रॉस, तो बाहर आ रहा है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज के मुताबिक जो करंट बाहर आ रहा होगा उसको पॉजिटिव ले लेना होगा, इस तरह भी याद कर सकते हो। और ये अंदर वाले क्या है, एंटी क्लॉक से अपोजिट है, ये डॉट वाले का करंट बाहर की तरफ है, क्रॉस वाला मतलब अंदर की तरफ होता है, समझ गए, ये तो आता होगा। अब ऐसे क्लॉकवाइज घूमो, तो अब देखो क्लॉकवाइज जब आप रूल को, राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हो तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो अंदर का करंट जो रूल के मुताबिक करंट जा रहा होगा ना, रूल के मुताबिक कौन जा रहा है, अंदर वाला जो कि I2 है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी को नेगेटिव लेंगे, तो ये याद रखो आप, ठीक है सर। अब आ जाओ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की है, तो ये आपको पास ये फार्मूला और ये एक नहीं है, बता रहा हूँ। अब देखें, B इक्वल टू म्यू नॉट
आई इनसाइड में कितने करंट है, ये बाहर के करंट। अब हमारी लूप कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, बाहर वालों को क्या लेंगे, प्लस, यानी कि I1 को प्लस लिया, माइनस I2 करेंगे, प्लस I3 करेंगे इस तरह, और डिवाइड बाई 2 पाई R होगा। यही आपके पास इस केस के लिए बना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ बताई है। अगर एक होती तो एक करंट आ जाता, अगर वायर एक होती तो एक करंट आता। तो अब आप हमारे जो वो हैं बुक वाली है वो बात समझते हैं, उसकी डेरिवेशन देख लें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, इससे क्या बनेगी वो देख लेते हैं। अब देख लें जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, इसके लिए बताते हैं, बड़ा आसान है। अब आपको पता है एम्पियर लॉ का, पता है क्या था, एम्पियर लॉ के मुताबिक हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, यहाँ से शुरू करें आप ये चीज़, उसकी एक एक बात समझ आएगी जो किताब में लिखी हुई है। तो एम्पियर लॉ के मुताबिक हमें पता है, एम्पियर लॉ ने जो फाइनल रिजल्ट दिया था वो हमने एग्जाम्पल को देख के लिया था, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट था। एम्पियर लॉ सादा फॉर्म में ये है, बी इंटू आई स्टार्ट फ्रॉम 1 इंटू एन, और डेल एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड या आई इनक्लोज, ये फार्मूला होता है एम्पियर लॉ का, ये याद रखना है आपने, डेल आई। लेकिन वो तो मैंने आई इनसाइड करके ये 2 पाई आर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो मैंने 3 वायरों का करंट लिया हुआ था, तो यहाँ मैं सिर्फ इस तरह ले लूँगा। अब इसके लिए भी मैं एम्पियर लॉ यही यूज़ करूँगा, यहाँ पे आ जाएं तो एम्पियर लॉ में यूज़ करता हूँ, बी डेल्टा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके क्या कर सकते हैं, डेल एल, ये वैसे इंटीग्रेशन से होता है, मैंने यहाँ पे डेल एल ला के उस तरह करवाया, तो इक्वल होगा बच्चों म्यू आई इनसाइड करके, सही है सर। अब देखें, अब यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि अगर ये एम्पियर लूप है, ये क्या है, एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप है यानी कि क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप में मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, सब जगह कांस्टेंट है, हमने वो सिंपलीफाई वर्जन लिए क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बी को बाहर निकाला है, कांस्टेंट है। तो इधर लेंथ होगी वो है डेल एल 1, आगे में लेंथ क्या होगी, बी होगा, और लेंथ एल होगी डेल एल 2। इस तरह चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो यहाँ पे लास्ट में आके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी होगी और लेंथ होगी डेल एल एन होगी, बात समझ चुके हो। तो सब एन नंबर ऑफ लेंथ है, तो इसलिए मैं यहाँ आई से लेके एन तक इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एन नंबर ऑफ लेंथ है। एन नंबर ऑफ लेंथ को जोड़ते जाओ तो क्या बनेगी, टोटल लूप बनेगी, टोटल यानी कि क्लोज लूप बनेगी, और उस क्लोज लूप मतलब कुछ भी नहीं होता, सर्कल की बाउंड्री होती है, सर्कल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो उसकी जो लेंथ होती है बच्चों वो होती है 2 पाई आर, यानी कि इसमें डेल एल एन होगा या समीशन डेल एल आई होगा, एन से एन तक, ये सारे क्या बनेगा, 2 पाई आर के बराबर होगा, बात समझ गए हो, 2 पाई आर के बराबर होगा। अब एक चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, इसी तरह से जिस तरह ये लूप है इसी तरफ बनेगी, क्योंकि लूप मैंने ऐसी ली है, इस तरह कैसी ली है, क्लॉकवाइज ली, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक लूप लिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी बनेगी, ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी इसकी, ठीक है, जो कि क्या बना रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बना रहे हैं। इसके ऊपर भी ज़रा बात करूंगा मैं थोड़े टाइम में, अभी के लिए देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, कंसेंट्रिक क्या है, सर्कल है। तो हम लिख सकते हैं अभी यानी कंसेंट्रिक सर्कल क्या कर रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, अब आप इसके बाद बुक पढ़ना अपनी वो वाली, समझ आएगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इंडिकेट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहना थोड़ा गलत है क्योंकि अब अगर मैं फार्मूला लिखवाता फिर कह सकता हूँ, अब ये फार्मूला लिखवाऊंगा फिर, डायरेक्शन तो पता लग रही है एंटी क्लॉकवाइज है, तो राइट हैंड रूल है, तो लूप भी हमने इसलिए ली इस तरफ से, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पता हमें कहाँ से लगेगा, इस फार्मूले से, हम इसको ड्राइव कर रहे हैं यहाँ से, तो आपने इस तरह आंसर इसका दे देना है। तो देखो अब यहाँ से क्या करना है बच्चों, डेल एन और डेल एल आई है, मैंने कहा इस डेल एन और डेल एल आई किसके बराबर है, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 से लेके डेल एल आई किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है, बिल्कुल है सर, क्योंकि मैंने यहाँ कहा था ये पूरी लूप कैसे बन रही है, सर्कुलर है। तो हम यहाँ पे जो एंगल है कास थीटा है वो भी हमने जीरो लिया हुआ है, तो इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ सब पैरेलल लिए हुए थे, बी पैरेलल है किसके, बी पैरेलल है डेल एल के, तो इसलिए कास क्या होता है 0 और कास 0 1 हो जाएगा सब एंगल, तो इसलिए बी आ गया,
डेल एल की जगह 2 पाई आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो म्यू आई इनसाइड कर देंगे बच्चों। आई इनसाइड कितना क्या होता है? आई इनसाइड मतलब जो एक इस एम्पियर लूप के अंदर का करंट, अंदर एक ही वायर है जो कि आपको दिख रही है, ये ब्लैक वाली एक ही वायर है। तो यहाँ सिंप्लीफाई केस है आपका, मुश्किल वाला केस नहीं है, ठीक है जी। तो वहाँ मैंने शुरू में मुश्किल इसलिए लिया था ताकि ये आपको हलवा लगे, आगे वाली चीज़ें भी हलवा लगेंगी, टेंशन मत लो। तो यहाँ से क्या है, बी को अलग करो, बी हमने कैलकुलेट करनी है, तो म्यू आई आई इनसाइड। अब यहाँ आई इनसाइड ये मैंने वहाँ पे जनरल केस लिया था यार, यहाँ पे आई इनसाइड का मतलब इसके अंदर कितने भी वायर्स आ जाए, एक वायर दी हुई उसने, 2 दे दे 3 दे दे, तो अगर जो वायर का करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड रूल के मुताबिक ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, जो नीचे आएगा वो नेगेटिव होगा। हमने वहां बात की थी, बाहर आ रहा है अंदर आ रहा है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जा रहा है ये वाला करंट, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव होगा। तो अब देख लें, इसलिए अगर नेगेटिव नीचे की तरफ होता तो तब आता। तो अंदर की करंट की बात हो रही है, आई इनसाइड में तो अंदर जितना भी करंट है उसकी बात हो रही है। तो मैं आगे करता हूं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। आई इनसाइड यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या है, बेसिकली जो आई इनसाइड है बच्चों वो किसके बराबर है बता सकते हो आप? आई इनसाइड आई के बराबर है, ये साइड पे लिख देना आप, आई के बराबर। तो मैं आई लिख दूंगा, नीचे 2 पाई आर लिख दूंगा, ये फार्मूला यहाँ से ड्राइव होता है इस तरह। तो यहाँ से एक बात पता चली, आई क्या है, करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डिपेंड करती है आई पे, और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है आर पे भी। जितना आर दूर चले जाओगे, आर मतलब डिस्टेंस दूर चले जाओगे यहाँ से, अब आर यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा, आर जहाँ से दूर जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी ही कम होती जाएगी, ये फार्मूला बता रहे हैं। आई जितना ज़्यादा होगा तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। और परमिबिलिटी जो वायर है वो किस चीज़ की है उस पर भी डिपेंड करती है, कि आयरन की है, कापर की है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी कि परमिबिलिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? परमिबिलिटी होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यहीं से निकाल दो, 2 पाई आर उधर फेंक दो, बी इक्वल टू 2 पाई आर इधर ले गए और आई नीचे ले आए, तो इधर क्या बचेगा, म्यू। इसको उधर भेज दिया, इनको नीचे ले आए तो ये बन गया। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट है। आर की यूनिट मीटर होती है और आई की यूनिट एम्पियर होती है। तो म्यू नॉट की वैल्यू यूनिट क्या होगी बच्चों, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये भी यूनिट हो सकती है, एक बुक में आपकी यूनिट दी हुई है वीबर पर एम्पियर पर मीटर, ये भी होती है। दोनों यूनिट्स इसकी है, याद रखें, दोनों यूनिट इसकी और इसकी वैल्यू भी याद रखें। बुक में इस तरह दिया होगा वीबर पर एम्पियर पर मीटर, तो यो याद रखते हो, याद रखो। तो ये परमेबिलिटी है कि परमेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, जिसकी वजह से दो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितनी इफेक्ट होती है, उसी को कहते हैं क्या, परमेबिलिटी कहते हैं। खैर आगे आएगा तो उसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे उस बुक में यही बातें की है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है आई पे भी और आर पे भी। तो आपने जवाब इस तरह देना है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगले दो जो हैं सोलेनॉइड और दूसरे वाले सर्कुलर लूप वाले, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।